सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं अदिति साहू जी अमृतम संस्कृतम इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। संधि और उसके प्रमुख प्रकार, यह मेरा वीडियो आपने देखा ही होगा। संधि की परिभाषा, संधि के प्रमुख प्रकार, स्वर संधि के प्रमुख प्रकार, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व वर्ण, परवर्ण, इन सभी के बारे में जानकारी इस वीडियो में दी है। जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखा वह मेरे चैनल के होम पेज पर उसे देख सकते हैं। तो आइए अब जानकारी लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के नियम इन वर्णों के साथ जुड़े हैं। ह्रस्व वर्ण अ, इ, उ, रु और दीर्घ वर्ण आ, इ, उ, रु। इनमें से अ, आ, ई, उ, रु, इनको सवर्ण कहते हैं। सवर्ण यानी इन वर्णों को एक ही परिवार का सदस्य मानना। जैसे अ और आ, इनका एक परिवार हुआ जिसमें अ यह छोटा भाई तो आ यह बड़ा भाई माना जाएगा। वैसे ही ई और बड़ी ई का एक परिवार, उ और बड़े उ का एक परिवार और रु और बड़े रु का एक परिवार बनेगा। दीर्घ संधि का नियम कहता है कि अगर पूर्व वर्ण यानी ही पूर्व पद का अंतिम वर्ण और परवर्ण यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण सवर्ण हो यानी एक ही परिवार के हो, तो उन दोनों के स्थान पर उसी परिवार के दीर्घ वर्ण का आदेश हो जाता है, यानी दोनों के बदले एक ही दीर्घ वर्ण वहाँ रहेगा। आइए इस नियम को उदाहरणों के द्वारा हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ देव इस शब्द के बाद आलयः यह शब्द है, इसलिए देव यह पूर्व पद और आलयः यह उत्तर पद कहलाएगा। देव इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी ही पूर्व वर्ण है अ और आलयः इस उत्तर पद का प्रथम वर्ण यानी परवर्ण है आ। दीर्घ संधि के नियम के अनुसार अ के सामने आ आने पर दोनों के बदले केवल आ यह दीर्घ स्वर रहेगा और संधि युक्त पद होगा देवालयः। अभी यह उदाहरण देखिए। मुनि और इंद्रः। यहाँ पूर्व वर्ण है ई और परवर्ण भी है ई, तो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगी एक ही बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा मुनीन्द्रः। अभी एक उदाहरण उ इस स्वर का देखेंगे। भानु यानी सूर्य और उदयः यानी उगना, राइज। इन दो शब्दों का जोड़ यानी संधि इस तरह होगी। उ यह पूर्व वर्ण और उ यह परवर्ण होने के कारण दोनों के बदले आ जाएगा बड़ा उ, दीर्घ उ, और संधि युक्त पद बनेगा भानुदयः। अभी यह उदाहरण देखिए। पितृ ऋणम। यहाँ पूर्व वर्ण है रु और परवर्ण भी है रु। इन दोनों के संयोग से होगा दीर्घ रु, तो संधि युक्त पद बनेगा पितॄणम। तो संक्षेप में दीर्घ संधि के नियम कुछ इस तरह होंगे। पूर्व वर्ण अ आ, परवर्ण अ आ, तो इन दोनों की संधि होकर रहेगा आ। ई या बड़ी ई के सामने ई या बड़ी ई आने पर होगी बड़ी ई। उ या बड़ा उ के सामने उ या बड़ा उ आने पर बड़ा उ रहेगा। रु या बड़ा रु, ह्रस्व रु या दीर्घ रु,
इन दोनों की संधि से बनेगा दीर्घ रू। अभी कुछ प्रश्न आपके स्वाध्याय के लिए। गुणसंधि होने के लिए पूर्व पद के अंत में यानी ही पूर्व वर्ण अ या आ होना आवश्यक होता है। जैसे देव इस शब्द में पूर्व वर्ण है अ और राजा इस शब्द में पूर्व वर्ण है आ। तो ऐसे पूर्व वर्ण के सामने परवर्ण ई या बड़ी ई आए तो इनकी संधि होकर बनता है ए यह स्वर। उदाहरण, देव और इंद्र, इन दो शब्दों का संधि युक्त पद बनेगा देवेंद्रः। उसी तरह राजा और ईशः, इन दो शब्दों का संधि युक्त पद बनेगा राजेशः। अब गुणसंधि का अगला नियम देखेंगे। जब पूर्व वर्ण अ या आ के सामने परवर्ण उ या बड़ा उ आए तो बन जाता है ओ, क्योंकि जब हम अ और उ यह दो वर्णों का एक के बाद एक जल्द उच्चारण करेंगे तो हमें ओ यह स्वर सुनाई देता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सूर्य और उदय, इन दो शब्दों का संधि युक्त पद बनता है सूर्योदयः। उसी प्रकार पुष्प और उद्यानम, यह दो शब्दों के मेल से बनेगा पुष्पोद्यानम यह शब्द। अभी हम चलते हैं गुणसंधि के अगले नियम की तरफ। जब पूर्व वर्ण अ या आ के सामने रू या बड़ा रू यह परवर्ण आता है तो बन जाता है अर। इस नियम को ठीक से समझने के लिए हम यह उदाहरण देखते हैं। देव और ऋषि, यहाँ पूर्व वर्ण है अ और परवर्ण है रू। गुणसंधि के नियम से अ और रू की संधि से बन जाएगा अर और संधि युक्त पद बनेगा देवर्षि। एक और उदाहरण हम देखते हैं। वर्षा और ऋतु, यहाँ पूर्व वर्ण है आ और परवर्ण है रू। आ और रू स्वर पास पास आ जाने से बनकर उच्चारण होगा अर और संधि युक्त पद बनेगा वर्षर्तु। तो अभी गुणसंधि के नियम संक्षेप में देख लेते हैं। अ और आ और ई और बड़ी ई बनकर बनता है ए। अ और आ के सामने उ या बड़ा उ आने से बनेगा ओ और अ या आ इस पूर्व वर्ण के सामने रू या बड़ा रू यह परवर्ण आए तो बनेगा अर। अभी कुछ प्रश्न आपके स्वाध्याय के लिए। ये अब बढ़ते हैं वृद्धि संधि के दो महत्वपूर्ण नियमों की तरफ। पहला नियम, जब पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के पहले ए या ऐ यह स्वर हो तो इन दो स्वरों की संधि से बनता है ऐ यह स्वर। जैसे न और एतद। यहाँ पूर्व वर्ण यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ और परवर्ण यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ए। तो इन दो शब्दों का संधि युक्त पद बनता है नैतद। अभी एक उदाहरण और देखते हैं। राजा और ऐश्वर्यम, यहाँ पूर्व वर्ण है आ और परवर्ण है ऐ। इन दोनों की संधि होने से संधि युक्त पद बनेगा राजैश्वर्यम। अभी देखते हैं वृद्धि संधि का दूसरा नियम। पूर्व वर्ण अ या आ हो और परवर्ण ओ या औ हो तो इन स्वरों की संधि होकर बनेगा औ यह स्वर।
जैसे जल और ओघः। यहाँ पूर्व वर्ण है अ और परवर्ण है ओ, तो वृद्धि संधि के नियम के अनुसार संधि युक्त पद बनेगा जलौघः। उसी प्रकार से तव और औदार्यम, इन दो शब्दों से संधि युक्त पद बनेगा तवौदार्यम। अभी कुछ प्रश्न आपके स्वाध्याय के लिए। उदाहरण के साथ दिए गए वृद्धि संधि के इस स्पष्टीकरण से आप यह प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। अयादि संधि इस स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि के नियम के अनुसार यदि पूर्व पद के अंत में ए यह स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो तो ए का परिवर्तन होगा अ में। उदाहरण ने और अनम। यहाँ पूर्व पद के अंत में है ए और उत्तर पद की शुरुआत हो रही है अ से, इसलिए ए का परिवर्तन होगा अ में और संधि युक्त पद होगा नयनम। अब देखते हैं दूसरा नियम। जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ऐ और उत्तर पद शुरू हो रहा है किसी भी स्वर से तो ऐ का परिवर्तन होगा आय में। इस नियम को समझने के लिए देखते हैं यह उदाहरण। गई और इका। यहाँ पूर्व वर्ण है ऐ और परवर्ण है ई, इसलिए ऐ का परिवर्तन हो रहा है आय में और संधि युक्त पद बनता है गायिका। अयादि संधि का तीसरा नियम कहता है कि पूर्व वर्ण ओ हो और अगर परवर्ण कोई भी स्वर हो तो ओ का परिवर्तन होगा अव में। जैसे भो और अनम। यहाँ ओ का परिवर्तन होगा अव में और संधि युक्त पद बन जाएगा भवनम। अभी देखते हैं अयादि संधि का अंतिम नियम। जब पूर्व वर्ण औ के सामने परवर्ण कोई भी स्वर आए तो औ का परिवर्तन होगा आव में। उदाहरण देखते हैं नौ और इकह। यहाँ औ का परिवर्तन हो रहा है आव में और संधि युक्त पद बन गया है नाविकः। तो संक्षेप में अयादि संधि के नियम इस प्रकार होंगे। परवर्ण कोई भी स्वर होने पर पूर्व वर्ण ए का परिवर्तन होगा अ में, पूर्व वर्ण ऐ का परिवर्तन होगा आय में। उसी प्रकार पूर्व वर्ण ओ का परिवर्तन अव में और पूर्व वर्ण औ का परिवर्तन हो जाएगा आव में। अब हम देखते हैं अयादि संधि युक्त पद को कैसे पहचानें और उसका विग्रह कैसे करें। शयनम, गायनम, पवनम, भाविकः। ऐसे शब्दों को देखकर नहीं लगता कि इनमें दो शब्द आपस में जुड़ गए हैं। तो ऐसे शब्द में अगर वर्ण विग्रह करते हुए आपको अय, आय, अव या आव दिखाई दिया तो जान लीजिए कि यह अयादि संधि युक्त पद है। अभी देखते हैं शयनम का संधि विग्रह। ये संधि विग्रह करने के लिए हम अ से पहले व्यंजन को ए यह स्वर हमें लगाना है। तो हमें मिल जाएगा पूर्व पद शे और य के बाद के स्वर से शुरू होगा उत्तर पद जो है अनम। अभी देखते हैं गायनम इस शब्द का संधि विग्रह। जब हमें शब्द में आए दिखाई देता है तो हमें समझना होगा कि यहाँ संधि होते हुए ऐ का परिवर्तन हुआ है आय में, इसलिए संधि विग्रह करते समय आ के पहले आए हुए व्यंजन को ऐ की मात्रा लगाकर हमें मिलेगा गई यह पूर्व पद और य के बाद आए हुए अ इस स्वर से शुरू होगा उत्तर पद जो है अनम। उसी प्रकार पवनम का संधि विग्रह होगा पो प्लस अनम और भाविकः का संधि विग्रह होगा भौ प्लस इकः। अभी कुछ प्रश्न आपके स्वाध्याय के लिए जहां आपको संधि या संधि विग्रह करना है। तो ये देखिए स्वाध्याय के प्रश्न।
इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल इस ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।